अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की न्यू बुक का पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। हमने इसे पिछले लेक्चर्स के अंदर पहला चैप्टर अपना मुकम्मल कर लिया है और इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने इस चैप्टर के एक्सरसाइज में जो MCQs हैं वो भी मुकम्मल कर लिए हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमारे पास पहले चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। हमने इस लेक्चर के अंदर इसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनको कंप्लीटली हमने सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं अपनी न्यू फाइल के ऊपर, जहाँ पे इनके जो आंसर्स हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। मैंने कोशिश की है कि इनके जो आंसर्स हैं वो काफ़ी सिंपल करके लिखे जाएं और इनके जो आंसर्स हैं उनके अंदर सिर्फ वो कंसेप्ट्स और वो एग्जांपल्स शामिल की जाएं जो हमारे पास इस बुक के अंदर मौजूद हैं, जो हमने चैप्टर के अंदर पढ़ी हैं। तो जो कंसेप्ट हमने चैप्टर के अंदर क्लियर किए हैं, जो हमने वहाँ पर मिसालें पढ़ी हैं, कंसेप्ट पढ़े हैं, वही चीज़ें मैंने शामिल की हैं इनके आंसर्स के अंदर। और कोई भी नई चीज़ मैंने कोशिश किया है कि इनके जो आंसर्स हैं उनके अंदर शामिल ना की जाए, ताकि आपको कोई नई चीज़ यहाँ पे ना लगे। सिर्फ एंड के ऊपर हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन होगा उसके एंड के ऊपर एक इक्वेशन आएगी, वो मैंने नई इसमें शामिल की है, क्योंकि वो हमारे जो बुक का ये चैप्टर है इसके अंदर शामिल नहीं की हुई थी, तो वो हमें फिर खुद से लिखनी पड़ी है अपना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलते हैं अपनी न्यू फाइल के ऊपर और वहाँ पर इन तमाम क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास हमारे शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स आपको स्क्रीन के ऊपर एक फाइल नज़र आ रही होगी, इस फाइल से हमने अपने शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अटेम्प्ट द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जिनके आंसर जो है वो शॉर्ट होंगे। अच्छा देखिए, इन क्वेश्चंस के अंदर जो कंसेप्ट मैंने लिखे हैं सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपकी बुक के चैप्टर के अंदर है। ये सारी चीज़ें हमने अपने चैप्टर के अंदर अपने लेक्चर्स के अंदर कवर कर ली हैं। जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें मैंने इन आंसर्स के अंदर शामिल की हैं, तो कोई भी चीज़ यहाँ पे बाहर से नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास है हमारा क्वेश्चन ए। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने जो क्वेश्चन को नंबरिंग दी है वो 1 to 3 के हिसाब से नहीं दी। उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया MCQs को, और जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं इनको उन्होंने कह दिया क्वेश्चन नंबर 2, और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर जो क्वेश्चंस हैं इनको उन्होंने कह दिया ABC। ठीक है, इस तरह से उन्होंने अल्फ़ाबेटिकल इनकी नंबरिंग की है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन ए। इसके अंदर है व्हाट इज़ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, गिव एन एग्जांपल। हमने बताना है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, मिसाल देनी है। आंसर है हमारे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन है द एनर्जी नीडेड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम in 1 mole of atoms of the element in the gaseous state to form 1 mole of gaseous 1+ ions is known as first ionization energy। इसको हम डिनोट करते हैं del Hi1 से। अब सेम टू सेम वही डेफिनेशन है जो कि बुक के अंदर लिखी हुई है। अब देखें यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वो एनर्जी जो कि आपको 1 मोल एटम में से 1 मोल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए वो कहलाती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो उसको आप del Hi1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल है हमारे पास सोडियम की। हमारी बुक के अंदर पहले एग्जांपल आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर सोडियम की लिखी हुई थी, तो वही मैंने यहाँ पे लिखी है। सोडियम जो है वो गैशियस स्टेट के अंदर, यहाँ पे देखें G लिखा हुआ है। ये जो G है वैसे ये आपने इस सोडियम के नीचे करके लिखना है थोड़ा, ठीक है, ताकि छोटा करके लिखा और पता चले कि सोडियम गैशियस स्टेट के अंदर है। और उसके बाद सोडियम के आयंस बन जाएंगे जब उनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और उसके बाद इतनी आपको एनर्जी चाहिए। ठीक है, 494 किलो जूल्स पर मोल, यानी कि 1 मोल अगर आपके पास सोडियम के एटम्स हों गैशियस फॉर्म के अंदर, तो उनमें से एक इलेक्ट्रॉन सारे एटम्स में से निकालने के लिए आपको इतनी एनर्जी चाहिए। तो ये आपके पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है सोडियम की। तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारा क्वेश्चन बी है, एक्सप्लेन वाई सल्फर हैज़ अ लोअर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देन फास्फोरस। अब आपने ये एक्सप्लेन करना है कि आपके पास जो सल्फर है उसकी फास्फोरस की निस्बत फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लोअर क्यों है, यानी कि सल्फर की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लोअर है और फास्फोरस जो है इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है ज़्यादा। इसका मतलब ये कि सल्फर में से जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आपको कम एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन जब आप फास्फोरस में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसकी वजह क्या है, तो आंसर हम इसका देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी हमने सेम वही कंसेप्ट इस्तेमाल किए हैं जो इस चैप्टर के अंदर हमने देख लिए हैं। तो आंसर है हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फास्फोरस, इसका सिंबल P होता है, एटॉमिक नंबर इसका जो है वो 15 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास ऐसी होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1 3py1 और 3pz1। इसका मतलब यह है कि इसका जो वैलेंस शेल है उसके अंदर हमारे पास टोटल होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके वैलेंस शेल के अंदर जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो चले जाएंगे 3s के अंदर, बाकी जो 3 बचेंगे वो जाएंगे 3p के अंदर। लेकिन हम जानते हैं कि 3p के अंदर फर्दर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3px 3py और 3pz, तो एक सब के अंदर जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस शेल जो है इसका n=3 है, यानी कि इसका जो तीसरा शेल है वो इसका वैलेंस शेल है, ये वाला। ठीक है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हम यहाँ पे अब इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखें, क्योंकि इसका वैलेंस शेल है तीसरा शेल, हम जानते हैं कि तीसरे शेल के अंदर 3 सब शेल होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास 3s 3p और 3d, तो 3 इसके अंदर सब शेल्स होंगे 3s 3p 3d।
क्योंकि इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 5, 2 आ जाएंगे 3s के अंदर, 3 आ जाएंगे 3p के अंदर, लेकिन जो इसका 3d है वो एम्प्टी होगा, इसमें कोई नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें जो 3s के अंदर ये दोनों स्पिन पेयर्ड हैं, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अपोजिट स्पिन है उनकी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक एक मौजूद है सब के अंदर तो ये सारे अनपेयर्ड हैं, ठीक है। 3px 3py 3pz के अंदर एक एक है, एक एक एक, ठीक है। ये असल में 3px 3py 3pz के हैं जो कि अलग-अलग आपको नज़र आ रहे हैं, और ये तीनों अनपेयर्ड हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब आप लिखें सल्फर की। अब देखिए इनकी जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे इनके वैलेंस शेल्स की, इनके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख के हम ये बताएंगे कि सल्फर की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम क्यों है, फास्फोरस की ज़्यादा क्यों है, इसलिए हम इन पहले दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख रहे हैं। अब अगर आप सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इसका एटॉमिक नंबर है 16, तो बाकी इसकी सेम वही होगी, लेकिन इसका जो वैलेंस शेल है उसमें एक इजाफी इलेक्ट्रॉन होगा, टोटल इसके वैलेंस शेल में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो वहाँ पे 3px 3py 3pz में था एक एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक ज़्यादा है तो एक जो ज़्यादा होगा वो 3px में चला जाएगा, ठीक है। तो 3px के अंदर हो जाएंगे 2। अब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें इसके वैलेंस शेल की। वैलेंस शेल के अंदर 3s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों पेयर्ड हैं। उसके बाद जो 3p है इसके अंदर है 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें 3 तो अलग-अलग आ गए, ठीक है, इन तीनों में, और जो चौथा है वो 3px में आ गया, वो पेयर्ड हो गया इसके साथ आके, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा 3px के अंदर जो इलेक्ट्रॉन वो पेयर फॉर्म में है, ठीक है। और उसके बाद 3py 3pz में है, ये दोनों अनपेयर्ड हैं, जिनकी देखें अपोजिट स्पिन होती है दोनों की, वो पेयर्ड होते हैं। यहाँ पे इन दोनों के अपोजिट स्पिन है, एक ऊपर है एक नीचे है, इसीलिए ये दोनों पेयर्ड हैं। और 3d जो है वो इसका भी एम्प्टी है। अच्छा, अब देखिए रीज़न अब नीचे हमने लिखी है, ऊपर देखिए हमने इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख ली। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने जो इन दोनों की देखी है, इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस में जो डिफरेंस है वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेसिस के ऊपर हम अब नीचे ये बताएंगे कि सल्फ़र जो है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम क्यों है, यानी कि सल्फ़र में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान क्यों है। और यहाँ पे बात हो रही है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो हम बताएंगे सल्फ़र की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम क्यों है। तो यहाँ पे अगेन आप देख लें कि आपके पास जो फास्फोरस है इसके अंदर जो 3p सब शेल है उसके अंदर तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, लेकिन आपके पास जो सल्फ़र है इसके 3p सब शेल के अंदर 2 अनपेयर्ड हैं, लेकिन 2 इसके अंदर पेयर्ड भी हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारे पास रीज़न है कि सल्फ़र में से निकालना क्यों आसान है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अबव, जो ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इससे क्लियर है दैट फास्फोरस एज ए हाफ फिल्ड 3p सब शेल, कि हमारे पास जो फास्फोरस है उसका हाफ फिल्ड 3p सब शेल है। हाफ फिल्ड कैसे है देखें, जो ये आपके पास 3p का सब शेल है, ये वाला ये है हाफ फिल्ड, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 3p के अंदर होते हैं 6, क्योंकि इसमें 3 है तो ये हाफ फिल्ड। और हम जानते हैं कि जो हाफ फिल्ड सब शेल होता है वो स्टेबल होता है, एंड वी नो दैट हाफ फिल्ड सब शेल्स आर स्टेबल, और हम जानते हैं कि हमारे पास जो हाफ फील्ड सब शेल्स होते हैं ये स्टेबल होते हैं। सो इट इज़ मोर स्टेबल, तो इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल है, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, तो इसीलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। सो इट हैज़ हायर आयोनाइजेशन एनर्जी देन सल्फ़र, तो इसीलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सल्फ़र से ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद हमने सल्फ़र के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, मोर ओवर सल्फ़र हैज़ 2 स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स 3px ऑर्बिटल, जो 3px ऑर्बिटल है सल्फ़र का उसके अंदर आपके पास 2 स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सल्फ़र का वैलेंस शेल है, इसके अंदर जो 3p है इसमें 2 अपोजिट स्पिन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि दोनों स्पिन पेयर्ड हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों क्योंकि यहाँ पे स्पिन पेयर्ड हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस स्पिन पेयर रिपल्जन। हमने चैप्टर के अंदर एक कंसेप्ट पढ़ा था कि जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयर्ड होते हैं तो उनके दरमियान स्पिन पेयर रिपल्जन मौजूद होती है, ठीक है। तो इनके दरमियान स्पिन पेयर रिपल्जन होगी, दैट इज़ वाई इट इज़ ईजियर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सल्फर, इसीलिए सल्फर में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। एज अ रिजल्ट इट विल हैव लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर यहाँ पे आप लिखेंगे एज अ रिजल्ट इट विल हैव लोअर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, क्योंकि सवाल में फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का पूछा हुआ है। तो रीज़न भी हमने देख ली, रीज़न जो है वो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो इसके ऊपर बेस कर रही है, तो हम इसको दोबारा देख लेते हैं। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने यहाँ पे लिख ली, समझ भी ली। रीज़न ये है कि आपके पास जो सल्फ़र है उसके अंदर आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है 3p सब शेल के अंदर, तो क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो इनके दरमियान स्पिन पेयर रिपल्जन होगी, इसलिए इनमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, इसीलिए सल्फ़र की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम। उसके बाद अगर आप फास्फोरस को देखें तो इसका जो 3p सब शेल है ये हाफ फील्ड है, जो हाफ फील्ड सब शेल्स होते हैं हम जानते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसीलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए फास्फोरस की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सल्फ़र की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारा क्वेश्चन सी है।
वाई द एलिमेंट्स इन ग्रुप 13 to 17 आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखें जो ग्रुप 13 to 17 है हमारे पास, उसके जो एलिमेंट्स उनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, उसका हमारे पास आंसर है, सिंपल सा आंसर है, किताब में ये लिखा हुआ था। द एलिमेंट्स इन ग्रुप्स 13 to 17 आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द पी सब शेल ऑफ देयर वैलेंस शेल। अब देखें किताब के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि आप ब्लॉक्स के अंदर इस तरह से एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो किस सब शेल के अंदर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास 13 to 17 ग्रुप्स हैं, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाते हैं पी सब शेल के अंदर। ठीक है, उनके जो वैलेंस शेल का पी सब शेल होता है उसके अंदर इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, या फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं वो इनके पी सब शेल के अंदर होते हैं, इसीलिए इनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर डी है, इसको देखते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, या फिर किन चीज़ों के ऊपर हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये डिपेंड करती है। अब देखें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका मतलब ये है कि जब बॉन्ड बनता है तो दोनों में से एक एटम कितनी पावर के साथ एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचता है, उसके इलेक्ट्रॉन के पेयर को खींचने की जो पावर होती है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे हमारे पास नीचे फैक्टर्स मौजूद हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एटॉमिक साइज़ है। लार्जर एटॉमिक साइज विल रिजल्ट इन ए लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखें एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी, क्योंकि दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स बीइंग फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस विल एक्सपीरियंस अ वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब न्यूक्लियस से दूर होंगे तो उसके बाद उनके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कम होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा जितना एटम का साइज़ बड़ा होगा उतना ही वो पेयर दूर होगा इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्डेड पेयर होगा, इसलिए उसको फिर वो कम फोर्स के साथ न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर पाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। दैट इज़ वाई डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। क्योंकि ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे एटॉमिक साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ए हायर वैल्यू ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल रिजल्ट इन अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखें किसी एटम का जो न्यूक्लियस है वो जितने ज़्यादा चार्ज के साथ अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। बिकॉज एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज काजेज ग्रेटर अट्रैक्शन टू दी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो जितना ज़्यादा होगा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो अट्रैक्शन है उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। दिस इज़ वाई द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ए पीरियड इंक्रीजेज फ्राम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसकी वजह यह है या फिर इसी वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट बढ़ती है, क्योंकि लेफ्ट से राइट पीरियड के अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता है, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ते जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट कैसे असरअंदाज होता है, एज यू गो डाउन अ ग्रुप, जैसे जैसे आप एक ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे आते हैं, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन शेल्स बिटवीन वैलेंस शेल एंड द न्यूक्लियस। अब देखें जैसे जैसे आप ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे आते हैं तो नए इलेक्ट्रॉन शेल्स आते जाते हैं न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, ठीक है, या फिर वैलेंस शेल के दरमियान। दैट इज़ वाई द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स वीक। एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। इसी वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज़ की वजह से कम होती है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दिस इज़ वाई अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स वीक। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसको ठीक कर लें, यहाँ पे वैलेंस नहीं आना, यहाँ पे आने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। उसकी वजह यह कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को नहीं अट्रैक्ट करता, उसके अंदर वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी तो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, लेकिन जो ज़्यादा यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, ये ठीक कर लीजिएगा इसको। तो इसीलिए जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट ऊपर से नीचे बढ़ता है तो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो कम होती है, इसीलिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे या शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने के साथ कम होती है। तो यहाँ पे हमने तीन फैक्टर्स देखे, एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे जैसे बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे पीरियड के अंदर बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट जैसे जैसे ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ठीक है, हमने फैक्टर्स देख लिए। नेक्स्ट हमारे पास हमारा क्वेश्चन ई है, इसको देखते हैं। What factors are responsible for the increasing reactivity of alkali metals as you move down the group? अब देखें जैसे जैसे आप ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे आते हैं या मूव डाउन करते हैं ग्रुप के अंदर, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि जिम्मेदार हैं इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स के लिए, यानी कि अल्कली मेटल्स आपके पास जो हैं उनकी बढ़ती हुई रिएक्टिविटी के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हमने ये देखना है कि किन अवामिल की वजह से, किन चीज़ों की वजह से अल्कली मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर है
The following factors are responsible for the increasing reactivity of alkali metals as you move down the group. अब जैसे जैसे आप ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे जाते हैं तो नीचे फैक्टर्स मौजूद हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स के लिए। तो हमारे पास पहला यहाँ पे फैक्टर है इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस। अब जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है क्योंकि नए शेल्स ऐड होते हैं। एज यू मूव डाउन अ ग्रुप एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल्स। नए शेल्स के इजाफे की वजह से जो एटॉमिक साइज है वो नीचे बढ़ता जाता है। सो इट इज़ ईजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम मेकिंग देम मोर रिएक्टिव। तो इसीलिए जो एटम्स हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान होता जाता है क्योंकि न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं, इसीलिए जो रिएक्टिविटी है उनकी वो बढ़ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है शील्डिंग इफेक्ट। एज यू मूव डाउन अ ग्रुप न्यू शेल्स इंट्रोड्यूस न्यू इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे जैसे आप ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे आते हैं तो आप जानते हैं कि नए शेल्स ऐड होते हैं। जब नए शेल्स ऐड होते हैं तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वो न्यूक्लियस से शील्ड कर देते हैं, उनके दरमियान आ जाते हैं। इसलिए दैट इज़ वाई अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। इसीलिए जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो डिक्रीज़ हो जाती है। सो इट इज़ ईजियर टू रिमूव दैम, तो इसलिए उनको निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट तो इसके रिजल्ट में देयर रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, तो उनकी जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। एज यू मूव डाउन अ ग्रुप ड्यू टू अबव फैक्टर्स। अब जैसे जैसे आप ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे आते हैं तो जो ऊपर हमने फैक्टर्स दोनों बताए हैं एटॉमिक साइज और शील्डिंग इफेक्ट, इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना हो जाता है आसान। इट इज़ ईजियर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स एज यू गो डाउन द ग्रुप। तो जैसे जैसे आप ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान हो जाता है क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट नीचे बढ़ता है और एटॉमिक साइज नीचे बढ़ता है। सो द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज, तो इसलिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है, यानी कि निकालना है इलेक्ट्रॉन्स को आसान है। एज अ रिजल्ट देयर रिएक्टिविटी इंक्रीजेज। नेक्स्ट हमारे पास जो वजह है अल्कली मेटल्स जो है इनकी रिएक्टिविटी के इजाफे की, वो वजह है इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। अब जैसे जैसे आप ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे आते हैं तो जो मेटालिक कैरेक्टर इनका वो बढ़ता जाता है। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ अबव फैक्टर्स, जो ऊपर हमने फैक्टर्स डिस्कस किए हैं इनके रिजल्ट में एटम्स टेंड टू लूज मोर इलेक्ट्रॉन्स एज यू गो डाउन अ ग्रुप। आप जैसे जैसे ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे आते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स देने का जो रुझान है वो बढ़ता जाता है। एज अ रिजल्ट देयर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एज यू मूव डाउन अ ग्रुप, सो देयर रिएक्टिविटी इंक्रीजेज एज यू मूव डाउन अ ग्रुप। तो इसीलिए उनका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो बढ़ता जाता है। अब जैसे ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे आते हैं तो इसलिए इनकी जो रिएक्टिविटी है वो भी बढ़ जाती है। तो हमारे पास नीचे एक और भी सेंटेंस है, इसको भी देख लें। एंड ड्यू टू इंक्रीज्ड मेटालिक कैरेक्टर देयर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इंक्रीजेज। अब देखें क्योंकि उनका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा लूज करते हैं, हेंस देयर एक्टिविटी इंक्रीजेज। अब देखें ये जो यहाँ पे बात लिखी हुई है और जो यहाँ पे बात लिखी हुई है ये तकरीबन दोनों सेम है। आप ये लिख दें या फिर ये लिख दें, बात एक ही है। वैसे अगर आप इसको स्किप भी करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ये लाइन्स मैंने यहाँ पे इजाफी डाल दी हैं तो यहाँ तक ये ठीक है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने फैक्टर्स देख लिए कि हमारे पास जो अल्कली मेटल्स हैं इनके लिए आप जैसे जैसे ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे आते हैं तो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हुए इनकी जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है। तो हमने फैक्टर्स देख लिए, एटॉमिक साइज़ क्योंकि ऊपर से नीचे बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है ऊपर से नीचे, और आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे कम होती है। और उसके बाद ऊपर ये जो तीन हमने फैक्टर्स देखे, इन तीन फैक्टर्स की वजह से उनका जो मेटालिक कैरेक्टर है ये ऊपर से नीचे होता है ज़्यादा। जब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो मेटालिक कैरेक्टर का ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स वो ज़्यादा लूज़ करना चाहते हैं, तो इसलिए फिर उनकी रिएक्टिविटी जो है वो भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन F, इसको देखते हैं। वाई सम ऑफ द एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स वाइल अदर्स डू नॉट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी वजह क्या है कि कुछ जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स दिखाते हैं, लेकिन जो बाकी हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स नहीं दिखाते। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ये है कि एक कंपाउंड के अंदर इनका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ और होगा, दूसरे कंपाउंड के अंदर इनका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ और होगा। इसकी जो वजह है ये हमने अब यहाँ पे देखनी है। सम एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ देयर एम्प्टी ऑर्बिटल्स। कुछ जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं क्योंकि उनके अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके वो लेके जा सकते हैं। यही चीज़ हमने अपने एंड वाले इस चैप्टर के एंड वाले टॉपिक में पढ़ी थी। विद द हेल्प ऑफ दीज एम्प्टी ऑर्बिटल्स दे कैन एक्सपेंड देयर ऑक्टेट। इनका जो ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी हेल्प से अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर ले सकते हैं जितने उनको चाहिए। एंड इन दिस वे दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स इन डिफरेंट कंपाउंड्स। तो इसी वजह से मुख्तलिफ कंपाउंड्स के अंदर ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स दिखा सकते हैं, यानी कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं। वाइल अदर्स एलिमेंट्स डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज सिंपल। लेकिन जो बाकी आपके पास एलिमेंट्स होते हैं
इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स एक से ज़्यादा नहीं होते क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिंपल होती है। एंड दे डू नॉट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल्स टू एक्सपेंड द ऑक्टेट, तो उनके पास ऑक्टेट को एक्सपेंड करने के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल्स नहीं होते। अब हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे, जिन एग्जांपल्स के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से ये पॉसिबल है कि कुछ एलिमेंट्स जो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स या फिर ऑक्सीडेशन नंबर्स जो है वो वेरिएबल होते हैं, या फिर एक कंपाउंड के अंदर एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, दूसरे कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ और। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है उनके ऊपर जो चार्ज है वो मुख्तलिफ होता है मुख्तलिफ कंपाउंड्स के अंदर। तो एग्जाम्पल वही देखेंगे जो हमने इस चैप्टर के अंदर देखी थी लास्ट टॉपिक के अंदर, एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स। अब वो एलिमेंट्स जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स दिखाते हैं उनके हम यहाँ पे एग्जांपल्स देख रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है फास्फोरस। अब देखिए जो फास्फोरस है हमारे पास, उसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारे पास ये है। पिछले भी एक क्वेश्चन के अंदर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख चुके हैं। और इसका हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो एक तो होता है +3, और दूसरा हमारे पास जो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है +5। दो इसके ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इसके जो दो ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं इन दोनों के हम रीज़न देखते हैं कि दो क्यों होते हैं। पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इसका +3, कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 कब होता है। इसका जो देखें वैलेंस शेल है वो ये है, इसके अंदर दो सब शेल हैं 3s, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों स्पिन पेयर्ड हैं। और जो 3p है इसके अंदर तीनों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं क्योंकि एक 3px में है, एक 3py में, एक 3pz में है। और जो इसका 3d ऑर्बिटल है ये एम्प्टी है। यही एम्प्टी ऑर्बिटल जो है यही वजह है इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स बनाने की। ये वजह क्यों है ये फिर इसकी अगली जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +5 उसमें हम देखेंगे। अब देखें 3d ऑर्बिटल यहाँ पे है क्यों, उसकी वजह ये है कि इसका जो वैलेंस शेल है वो 3 है। वैलेंस शेल थर्ड शेल है। हम जानते हैं पहले शेल के अंदर सिर्फ s होता है, दूसरे शेल के अंदर s और p होते हैं, तीसरे शेल के अंदर s, p और d भी साथ होता है। लेकिन d के लिए इलेक्ट्रॉन इसमें बचते नहीं है इसलिए d खाली रह जाता है, लेकिन d उसमें होता है। तो यहाँ पे d होता है इसमें खाली, 3 इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस फॉर्म के अंदर इसमें क्योंकि 3 ही सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये 3 ही बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 होती है। तो यहाँ पे हम ये लिखते हैं अब These 3 unpaired electrons in the 3p orbital take part in bonding। अब ये जो आपके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 3p ऑर्बिटल के अंदर, ये बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लेते हैं। एंड हेंस फास्फोरस शोज ऑक्सीडेशन नंबर +3, तो इसीलिए ये +3 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाती है, ठीक है। यानी कि ये लूज़ करती है इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए इसके ऊपर +3 चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल इन P4O6, अब ये जो आपके पास कंपाउंड है P4O6, इसके अंदर जो आपके पास फास्फोरस है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। और उसके बाद आपके पास है PCl3, इसके अंदर भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है फास्फोरस की वो +3 है। इन दीज कंपाउंड्स फास्फोरस शोज +3 ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे जो फास्फोरस है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। क्यों +3 है देख लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के हैं 6 एटम्स, एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2, तो यहाँ पे 6 है, तो टोटल ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होगा -12। टोटल चार्ज इस मॉलिक्यूल का है 0। तो फास्फोरस के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए, फास्फोरस के ऊपर होना चाहिए +12 चार्ज, तो तब ये -12 को करेगा कैंसिल। +12 कब हो सकता है, फास्फोरस के यहाँ पे 4 एटम्स, तो +12 तब हो सकता है कि हर के ऊपर +3 चार्ज हो, ठीक है। +3 हर एटम के ऊपर चार्ज हो और 4 हो टोटल यहाँ पे, तो इस तरह से ये बनता है +12 और जो -12 को कैंसिल करके फिर 0 करता है। तो इसलिए यहाँ पे जो फास्फोरस है इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो क्लोरीन होता है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, 3 क्लोरीन है तो -3 क्लोरीन की वजह से, और टोटल चार्ज 0 है तो फास्फोरस जो इसके ऊपर +3 होना पड़ेगा चार्ज। तो इसलिए यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो फास्फोरस होती है इसके अंदर जो इसका वैलेंस शेल होता है एस सब शेल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पेयर्ड, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें 3 होते हैं जो कि p ऑर्बिटल के अंदर होते हैं। तो वो जो अनपेयर्ड हैं वो जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। अब देखें उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, ये कब होती है ये हमने अब देखना है। अब देखें जब 5 ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखाएगा तो एक्साइटेशन के बाद इसका जो वैलेंस शेल है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह से हो जाएगी। हमने जैसे पहले कहा था कि क्योंकि इसका तीसरा शेल इसका वैलेंस शेल है तो उसमें 3d ऑर्बिटल भी तो होगा, इसीलिए जो 3s है हमारे पास इसके अंदर पहले जो 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे, ठीक है, 3s के अंदर जो हमारे पास 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे इनमें से एक एक्साइट होकर चला जाएगा 3d के अंदर, जो पहले खाली था उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन 3s वाला आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे वहाँ पे तो ये नीचे था, यहाँ पे ऊपर क्यों आ गया है। ये ऊपर और नीचे इसलिए बने होते हैं ताकि पता चले कि इनकी स्पिन अपोजिट है। जब ये नीचे आ गए तो फिर इसको ऊपर नीचे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे भी आप बना दें। अच्छा जी, उसके बाद बल्कि जो पहले आपके पास अकेला होता है उसको आप ऊपर ही शो करते हैं, जो बाद में आते हैं उसको फिर आप नीचे शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो आपने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के एक्साइट करके उसको एनर्जी दे के यहाँ पे भेजा है, तो अब टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपके पास हैं 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
अब ये भी आपके जहन में आ सकता है कि ये पेयर क्यों नहीं है, 3 पड़े हुए तो 2 का पेयर बना लें। 2 का पेयर इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि आपके पास जो 3p है इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक जाएगा 3px में, एक जगह 3py में, एक जाएगा 3pz में, ठीक है। इसलिए 3 अनपेयर्ड हैं, एक ये अनपेयर्ड, 3 ये और एक ये, टोटल अब इसके अंदर हो गए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अब बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, तो अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +5, ठीक है। ये चीज़ अब हम नीचे लिखते हैं। नाउ देयर आर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल के अंदर हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो ऑल 5 ऑफ दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। तो इसीलिए जो ये पांचों के पांचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लेंगे। हैंस फास्फोरस शोज ऑक्सीडेशन नंबर +5। तो इसीलिए अब इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 होगा। फॉर एग्जांपल इन P4O10 यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फास्फोरस की वो +5 होगी। उसकी वजह ये है कि ऑक्सीजन 10 है, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो टोटल ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होगा वो -20 होगा और टोटल मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है 0। तो -20 को अगर बैलेंस करना है तो +20 ऐड करना पड़ेगा। +20 कैसे बन सकता है, 4 अगर फास्फोरस के एटम्स हो तो हर के ऊपर अगर +5 चार्ज है, +5 अगर हर एक के ऊपर चार्ज है और टोटल आपके पास 4 हैं फास्फोरस के, तो उस वक्त आप यहाँ पे बना सकते हैं +20, ठीक है। तो इस केस के अंदर आपके पास ये 0 हो जाएगा। उसके बाद अगला आपके पास जो है PCl5, इसके अंदर अगर आप देखें PCl5 के अंदर तो यहाँ पे आपके पास क्लोरीन 5 हैं, एक के ऊपर -1 होता है, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा -5 चार्ज। और फास्फोरस जो है अगर इसने बैलेंस करना है तो इसके ऊपर +5 होना पड़ेगा। तो इनके अंदर फास्फोरस शोज +5 ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास जो फास्फोरस है इसका ऑक्सीडेशन यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास जो फास्फोरस है ये +3 और +5 ऑक्सीडेशन नंबर कब शो करता है। +3 उस वक्त शो करता है जब 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों पेयर्ड होते हैं, लेकिन 3p के अंदर 3 अनपेयर्ड होते हैं। वो 3 अनपेयर्ड जब बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो +3 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जब 3s का एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल के एक्साइट करके उसको 3d वाले ऑर्बिटल में ले आते हैं तो अब हो जाते हैं 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये पांचों जब बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सल्फर है। सल्फर के बारे में अब स्टडी करते हैं। सल्फर जो है इसकी हमारे पास 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी। यहाँ पे हमारे पास सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 16 होता है। तो इसका जो वैलेंस शेल है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो सल्फर की हमारे पास 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है इसके अंदर। यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर टोटल हमारे पास -2 चार्ज होगा दोनों को मिला के, तो सल्फर के ऊपर +2 होगा बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन के ऊपर -4 चार्ज होगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए सल्फर के ऊपर होगा +4 चार्ज। यहाँ पे ऑक्सीजन का टोटल चार्ज -6, तो सल्फर का चार्ज यहाँ पे होगा +6। उसको बैलेंस करने के लिए वैलेंस शेल की आप कन्फिग्रेशन यहाँ पे अब लिखेंगे। 3 कन्फिग्रेशन होंगी हमारे पास वैलेंस शेल की 3 स्टेट्स के लिए। पहली जो हमारे पास देखें ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी वो +2 है। वैलेंस शेल हमारे पास इस तरह से देखें, वैलेंस शेल के अंदर हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देखें 2 हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे 3s के अंदर। देखें जो वैलेंस शेल इसका वो तीसरा शेल है, तो यहाँ पे 3s भी होगा, 3p भी होगा और 3d भी होगा। तो 3s के अंदर दोनों पेयर्ड, और जो आपके पास 3p है इसके अंदर आएंगे 4, क्योंकि 2 ऊपर आ गए और 3p के अंदर 4 आएंगे। यहाँ पे 3 बने हुए हैं तो एक आप यहाँ पे भी बना दें इधर भी, ठीक है। एक यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, ठीक है, 4 होंगे यहाँ पे। तो 3p के अंदर होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, एक जाएगा 3px में, एक जाएगा 3py में, एक जाएगा 3pz में। तो एक जो बच जाएगा चौथा वो 3px में आप लिख दें और वो यहाँ पे आके पेयर हो जाएगा, ठीक है। एक ये पेयर्ड हो गए आपके पास इलेक्ट्रॉन और ये 2 आपके पास दूसरे पेयर्ड हो गए, तो 4 हो गए पेयर्ड और यहाँ पे 2 आपके पास हैं अनपेयर्ड, ठीक है। 3p के अंदर 2 अनपेयर्ड हैं, एक ये और एक ये, इसलिए 2 अनपेयर्ड हैं तो ये दोनों बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +2 होगी, ठीक है। हेयर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। यहाँ पे जो 2 हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। सो सल्फर शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एज इन SCl2। यहाँ पे हमारे पास जो सल्फर है इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऊपर हम देख चुके हैं। अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने करना है 4 तो उसके लिए क्या करेंगे, वैलेंस शेल आफ्टर एक्साइटेशन। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आप एक्साइट करवा देंगे, एक्साइट करवा के जो आपके पास 3d ऑर्बिटल है उसके अंदर आप ले जाएंगे। अब देखें कितने आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे हैं और एक यहाँ पे, अब है 4। तो अब यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 हो जाएगी, ठीक है। हेयर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, तो इसीलिए जो सल्फर है वो यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगी। सो सल्फर शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एज इन SO2। SO2 जैसे कि है इसमें सल्फर जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाती है। ऑक्सीडेशन नंबर इसका +6 कब होगा, उस वक्त इसका होगा +6 जब 6 के 6 आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएंगे। वैलेंस शेल आफ्टर एक्साइटेशन। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या किया है, जो 3p के अंदर 2 आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐसे बने हुए थे इस तरह से, एक ऊपर था एक नीचे था, उनमें से जो नीचे था उसको आपने एक्साइट कर दिया और आप यहाँ पे ले आए। पहले देखें 3d के अंदर कितने थे आपके पास, एक ही था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आपके पास अब 3d के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 हो गए। टोटल आपके पास देखें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं पूरे वैलेंस शेल के अंदर, 1 2 3 4 5 6 आ गए अनपेयर्ड। तो अब 6 के 6 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 हो जाएगी।
तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है हमारे पास, यार 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे हमारे पास 6 जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेंगे। सो सल्फर शोज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एज इन SO3 के अंदर जो सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारा क्वेश्चन जी है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज़ इन पीरियड 5 एंड ग्रुप 15। बड़ा आसान सा है, आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देखेंगे पीरियड 5 को, ठीक है, 1 2 3 4 5 पीरियड 5 के अंदर जाएंगे ऐसे, और उसके बाद ग्रुप 15 में जाएंगे, और यहाँ पे जो आप एलिमेंट देखेंगे वो आपके पास एलिमेंट होगा एंटीमनी, ठीक है, इसका जो सिंबल है वो SB होता है। तो यहाँ पे इसलिए हमने आंसर में कहा है द एलिमेंट इन पीरियड 5 एंड ग्रुप 15 इज़ एंटीमनी, वो एलिमेंट हमारे पास एंटीमनी है, SB है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारा क्वेश्चन H है, इसको देखते हैं। वाई ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम आर मोर आयोनिक देन द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। जो हमारे पास सोडियम और मैग्नीशियम है, इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो ज़्यादा आयोनिक क्यों हैं बनिस्बत नाइट्रोजन और फास्फोरस के, ठीक है। हम जानते हैं कि जो हमारे पास सोडियम और मैग्नीशियम है ये पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप देखें तो इस साइड के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है। सोडियम और मैग्नीशियम पीरियोडिक टेबल के अंदर यहाँ पे मौजूद है, यानी कि मेटल्स हैं, और जो आपके पास नाइट्रोजन और फास्फोरस है वो इस साइड के ऊपर है, यानी कि नॉन मेटल्स वाली साइड के ऊपर है। ये जो आपके पास हैं ये इलेक्ट्रॉन्स देने की सलाहियत रखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इतनी ज़्यादा देने की सलाहियत नहीं रखते जितना ये सोडियम और मैग्नीशियम रखते हैं। तो यहाँ पे हम यही रीज़न अब देखेंगे कि हमारे पास जो सोडियम और मैग्नीशियम है उनके जो ऑक्साइड्स हैं वो क्यों ज़्यादा आयोनिक हैं। अब देखें, ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम का मतलब ये है कि सोडियम और मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ प्रोडक्ट्स, ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर जो कंपाउंड्स बनाती है वो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन के कंपाउंड्स देखने हैं सोडियम और मैग्नीशियम के साथ, उनको हमने दिखाना है ज़्यादा आयोनिक हैं, और जो ऑक्सीजन के कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ दिखाने के वो कम आयोनिक हैं, ठीक है। इसकी वजह हम यहाँ पे अब देखेंगे, और रीजन ज्वाइन की हमने यहाँ पे हेडिंग्स भी दे दी हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम आर मोर आयोनिक देन द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। नीचे जो फैक्टर्स लिखे हुए हैं, नीचे जो वजूहात लिखी हुई हैं, इन वजूहात की बिना के ऊपर जो हमारे पास सोडियम और मैग्नीशियम है इनके जो ऑक्साइड्स हैं ये ज़्यादा आयोनिक हैं। पहली हमारे पास जो वजह है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है सोडियम और मैग्नीशियम, एंड हायर मेटालिक कैरेक्टर ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। सोडियम और मैग्नीशियम जो है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और इनका मेटालिक कैरेक्टर हायर है, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हमारे पास यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली फॉर्मिंग मोर आयोनिक ऑक्साइड्स। ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी से दे देते हैं, तो इसलिए जो हमारे पास ऑक्साइड्स हैं ये ज़्यादा आयोनिक हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं और जो ऑक्सीजन है वो इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेती है, इसलिए जो ऑक्साइड्स इनके बनते हैं वो ज़्यादा आयोनिक बनते हैं। दूसरी हमारे पास जो वजह है वो है ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। अब देखें, जो सोडियम और मैग्नीशियम है उनका ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क ज़्यादा है बनिस्बत नाइट्रोजन और फास्फोरस के। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। यानी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उसकी निस्बत मैग्नीशियम का और सोडियम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ऑक्सीजन के साथ वो ज़्यादा है। दिस इज़ अनदर रीज़न द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम आर मोर आयोनिक। ये एक और वजह है कि जो सोडियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स हैं ज़्यादा आयोनिक है। अब देखें, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क है सोडियम और मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ, इसके ज़्यादा होने का आयोनिक होने के साथ क्या ताल्लुक है? उसका ताल्लुक ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क है बहुत ज़्यादा। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको ये ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी निस्बत ज़्यादा होती है, इसलिए वो पेयर को अट्रैक्ट कर लेती है, तो इसलिए जो कंपाउंड्स हैं वो आयोनिक बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास दो वजूहात हैं, एक तो हमारे पास ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और इनका मेटालिक कैरेक्टर है ज़्यादा सोडियम और मैग्नीशियम का, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं, इसलिए कंपाउंड्स बनते हैं आयोनिक या फिर ऑक्साइड्स आयोनिक बनते हैं। दूसरी वजह यह कि ऑक्सीजन के साथ इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है, वो नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाते हैं, तो जो कंपाउंड्स या फिर जो ऑक्साइड्स हैं वो आयोनिक हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आई है, इसको देखते हैं। गिव रीज़न फॉर द डिफरेंट केमिकल रिएक्टिविटीज ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम टुवर्ड ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। अब देखें, जो ऑक्सीजन और क्लोरीन है इनके अंदर या फिर इनकी तरफ जो सोडियम और मैग्नीशियम है इनकी केमिकल रिएक्टिविटीज़ में फ़र्क है, उसकी वजह क्या है? ठीक है, हमने इस चैप्टर के अंदर ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन के साथ और पानी के साथ सोडियम और मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी पढ़ी थी, इनके रिएक्शंस हमने पढ़े थे। तो यहाँ पर उन्हें दो के साथ पूछे हैं, ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ उन्होंने पूछा है कि सोडियम और मैग्नीशियम जो है ये मुख्तलिफ तरीके से क्यों रिएक्ट करते हैं, इसकी वजह क्या है? तो वजह हम यहाँ पे इसके लिखते हैं, द रीजंस फॉर द डिफरेंट केमिकल रिएक्टिविटीज़ ऑफ सोडियम और मैग्नीशियम टुवर्ड ऑक्सीजन एंड क्लोरीन आर एज फॉलोज। तो ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ इनकी जो डिफरेंट केमिकल रिएक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह नीचे लिखी हुई है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद में फ़र्क है। सोडियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन टू लूज़, सोडियम के पास लूज़ करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन है,
विच इज़ ईजियर, जो कि आसान है लूज़ करना, बट मैग्नीशियम हैज़ टू लूज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो मैग्नीशियम है आपके पास, उसके पास लूज़ करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम हैज़ टू लूज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो मैग्नीशियम है उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने हैं। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट, तो ये थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, तो एक ये वजह है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है आयोनाइजेशन एनर्जी। सोडियम्स फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ लोअर, जो हमारे पास सोडियम है उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लोअर है, वाइल मैग्नीशियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स टू लूज़, लेकिन जो मैग्नीशियम है इसने लूज़ करने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट हैज़ 2 आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो 2 होती हैं, एक पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, एक दूसरे को निकालने के लिए, विच आर हायर देन दैट ऑफ सोडियम। तो ये दोनों जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है, इनको अगर आप मिला के देखें तो सोडियम की फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ये ज़्यादा होगी दोनों, ठीक है, तो एक ये वजह है। दूसरी हमारे पास तीसरी वजह यहाँ पे डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इन दोनों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। सोडियम शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंपाउंड्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल NaCl एंड Na2O। जो हमारे पास सोडियम है वो क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स के अंदर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, लेकिन हमारे पास जो मैग्नीशियम है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है इन कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, जब क्लोराइड बनाता है तो इसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, क्योंकि क्लोरीन जो है इनके ऊपर टोटल चार्ज +2 है, यहाँ पे क्योंकि 2 क्लोरीन है, -2 है क्लोरीन के ऊपर, तो उसको बैलेंस करने के लिए इसको +2 करना पड़ेगा। जो ऑक्सीजन है यहाँ पे इसके ऊपर टोटल हमारे पास -2 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए इसको फिर +2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इनकी जो रिएक्टिविटीज़ हैं दोनों की, ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ, ये डिफरेंट इसीलिए हैं कि हमारे पास 3 वजूहात हैं। एक हमारे पास है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनके डिफरेंट हैं, उसके बाद इन दोनों की जो आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं उनमें फ़र्क है, और तीसरे नंबर के ऊपर इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो डिफरेंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारा क्वेश्चन जे है, इसको देखते हैं। वाई द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इज़ मच लोअर देन दैट ऑफ हीलियम। अब देखें यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपके पास जो लिथियम है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम से बहुत कम क्यों है। हीलियम हमारे पास एक नोबल गैस है, इसको देख के पता चल रहा है कि हीलियम क्योंकि नोबल गैस है तो नोबल गैसेस कम रिएक्टिव होती हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना ज़्यादा मुश्किल होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम ही होनी है, उसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाने हैं। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हमारे पास जो लिथियम है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम क्यों है, मच लोअर का मतलब है बहुत ज़्यादा कम क्यों है, देन दैट ऑफ हीलियम। देन दैट ऑफ हीलियम का मतलब है कि हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी की निस्बत, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ लिथियम इज़ +3 एंड दैट ऑफ हीलियम इज़ +2। लेकिन इस फैक्ट के बावजूद कि जो लिथियम है इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो +3 है, लेकिन जो हीलियम है उसका न्यूक्लियर चार्ज सिर्फ +2 है। हमने पीछे ये पढ़ा था कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होता जाएगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बढ़ती जाएगी, उनको निकालना मुश्किल होता जाएगा। तो वही वजह यहाँ पे कह रहे हैं कि वो वजह तो यहाँ पे मौजूद है, न्यूक्लियर चार्ज लिथियम का तो ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद जो हीलियम है उसका न्यूक्लियर चार्ज तो +2 है, उससे कम है, इसके बावजूद हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा क्यों है, लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी मच लोअर क्यों है, इसकी हमने अब वजह बतानी है। तो हमारे पास आंसर है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इज़ मच लोअर देन दैट ऑफ हीलियम ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। नीचे जो फैक्टर्स दिए हुए हैं इनकी वजह से हमारे पास जो लिथियम है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी मच लोअर है हीलियम की निस्बत। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले हम दोनों की देखते हैं। अब देखें जो वजूहात हम यहाँ पे देखेंगे लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने की, वो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, दोनों के इसमें फ़र्क होगा, शील्डिंग इफेक्ट में फ़र्क होगा, लिथियम में शील्डिंग इफेक्ट होगा, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, लिथियम के इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा दूर होंगे, और उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब यह है कि जो हीलियम है उसका वैलेंस शेल जो है वही उसका पहला शेल है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स पूरा चार्ज एक्सपीरियंस करेंगे, तो इसलिए वो टाइटली उसके साथ वो पैक्ड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास देखें पहली वजह है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, हीलियम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2। अब जो हीलियम है आपके पास उसका एटॉमिक नंबर होता है 2, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 2 ही होते हैं, तो वो पहले शेल के अंदर पहले s के अंदर ही आ जाते हैं, तो 1s2 है इसकी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। नोबल गैस, ये नोबल गैस है विद फुल वैलेंस शेल, इसका वैलेंस शेल फुल है, वेरी स्टेबल, तो ये बहुत स्टेबल है, ठीक है, तो ये वजह इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। लिथियम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिस वन, जो आपके पास लिथियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है 1s2 2s1, हाफ फील्ड वैलेंस शेल, इसका जो वैलेंस शेल है वो ये है, ठीक है, वैलेंस शेल के अंदर इसका सिर्फ एक ही सब शेल है 2s, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये हाफ फील्ड है, लेस स्टेबल, ये इसकी निस्बत कम स्टेबल है, क्योंकि उसका तो वैलेंस शेल पूरा है वो ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन लिथियम का आधा है तो ये कम स्टेबल है। सो इट इज़ ईजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिथियम, तो इसलिए लिथियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम है, ठीक है। उसके बाद है शील्डिंग इफेक्ट, लिथियम्स 2s इलेक्ट्रॉन इज शील्डेड बाय 1s2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें जो हमारे पास लिथियम है इसके हमारे पास है 2 शेल, एक पहला शेल है, एक है दूसरा शेल, जो इसका दूसरा है वो वैलेंस शेल है, उसके नीचे एक और शेल मौजूद है जिसमें 1s ऑर्बिटल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बाहर वाला जो इसका शेल है उसको अंदर वाला जो शेल है वो शील्ड कर रहा है, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उसके ऊपर कम जा रही है, इसीलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। सो इट इज़ ईजियर टू रिमूव इट, तो इसलिए इसको निकालना आसान है। देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हीलियम,
हीलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत विच एक्सपीरियंस नो शील्डिंग इफेक्ट। जो हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं है। उसकी वजह यह कि जो हीलियम है उसका तो सिर्फ एक ही शेल है, उसका शेल जब एक है उसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स और जो उसका न्यूक्लियस है उनके दरमियान और कोई भी शेल नहीं है और कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो उसके ऊपर कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं है हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो वो टाइटली पैक्ड है, न्यूक्लियस के साथ उनको निकालना मुश्किल है। हीलियम के अंदर शील्डिंग इफेक्ट है, इसलिए इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। वो आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम की कम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रीज़न है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है उससे जो फासला है ये किसका ज़्यादा है। लिथियम्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज़ फार्दर फ्रॉम न्यूक्लियस ड्यू टू एक्स्ट्रा शेल। क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा शेल है इसलिए लिथियम का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, सो इट इज़ ईजियर टू रिमूव इट। तो इसलिए इसको निकालना आसान है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी फिर कम है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के न्यूक्लियर चार्ज जो वो कितना इफेक्टिव है, कितना न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लग सकता है, ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हीलियम्स इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस नियरली फुल चार्ज। जो हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तकरीबन फुल चार्ज जो उसको एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि दरमियान में कोई इलेक्ट्रॉन के शेल्स नहीं है उसको शील्ड करने के लिए। दैट इज़ वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमूव देम, तो इसलिए उनको निकालना मुश्किल है। लेकिन जो लिथियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिथियम का, उसके अंदर एक और शेल मौजूद है उससे पहले, तो वो उसको शील्ड करता है, तो वो पूरा चार्ज एक्सपीरियंस नहीं कर पाता इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू अबव मेंशन्ड फैक्टर्स, जो ऊपर फैक्टर्स हमने मेंशन कर दिए हैं, टोटल हमने यहाँ पे 4 फैक्टर्स बताए हैं। इट इज़ मच ईजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिथियम, तो इसलिए लिथियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा आसान है। एज ए रिज़ल्ट, तो एज ए रिज़ल्ट नतीजे के तौर पे दी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इज़ मच लोअर दैन दैट ऑफ हीलियम। तो इसीलिए जो हमारे पास लिथियम है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम की निस्बत बहुत कम है। हीलियम एक नोबल गैस है, उसका सिर्फ एक ही शेल है, लेकिन लिथियम के अंदर 2 शेल हैं। हीलियम के अंदर कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं है, तो वो ज़्यादा फोर्स के साथ न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, तो उनको निकालना मुश्किल है। लेकिन जो लिथियम है उसका एक शेल इजाफी है दरमियान में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उस एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लिथियम का, उसको दरमियान वाला शेल शील्ड भी कर देते हैं, तो उसके ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स कम लगती है, तो उसको निकालना आसान है, कम एनर्जी देनी पड़ती है। इसीलिए जो लिथियम है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम की निस्बत बहुत कम है, मच लोअर है, ये इसकी वजह है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हमारा क्वेश्चन के, इसको हमने देखना है। हियर इज़ अवर क्वेश्चन के, दी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम, बी जो है ये बेरिलियम का सिंबल है और इसका एटॉमिक नंबर जो है 4 होता है, इज़ हायर देन दैट ऑफ बोरोन, और बोरोन को एटॉमिक नंबर 5 है। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बेरिलियम है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन की निस्बत ज़्यादा है, डिस्पाइट द फैक्ट, इस हकीकत के बावजूद दैट द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ बेरिलियम इज़ +4 एंड दैट ऑफ बोरोन इज़ +5, और इस फैक्ट के बावजूद, इस हकीकत के बावजूद कि बेरिलियम का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो +4 है यानी कम है, और जो बोरोन है इसका जो न्यूक्लियर चार्ज +5 है ज़्यादा है। हमने ये पढ़ा है अपने चैप्टर के अंदर कि जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल होता है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ज़्यादा। असूली तौर पे तो जो बोरोन है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इसकी कशिश ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। लेकिन मसला ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है बेरिलियम की ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज़ हायर देन बोरोन। तो ये क्यों है, इसकी वजह क्या है कि असूलन जो चीज़ हमने पढ़ी है उसके मुताबिक, तो जो आम जनरल ट्रेंड है उसके मुताबिक बोरोन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी, ज़्यादा बेरिलियम की है। इसकी क्या वजह, ये हमने अब यहाँ पे वजह देखनी है इसके जवाब में। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर है, दी आंसर है हमारे पास यहाँ पे, दी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज़ हायर ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। हमारे पास जो बेरिलियम है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, नीचे जो फैक्टर्स दिए हुए हैं इनकी वजह से ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखें जो फैक्टर्स हम देखेंगे वो हम पहले देख लेते हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसके अंदर हम देखेंगे कि बेरिलियम जो है इसका जो 2s सब शेल है फुल है, ज़्यादा स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन्स निकालना मुश्किल है। दूसरा हम यहाँ पे जो फैक्टर देखेंगे वो शील्डिंग इफेक्ट है, ठीक है, जो बोरोन है उसमें शील्डिंग इफेक्ट है क्योंकि उसमें शेल ज़्यादा है, उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं बोरोन में, ठीक है, बोरोन में क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं इसीलिए उसमें शील्डिंग इफेक्ट मौजूद है। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो बोरोन है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। तो 1 बाय 1 इन दोनों फैक्टर्स को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बेरिलियम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिस वन। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2 2s2। इसका जो s सब शेल है फुल है, ठीक है, फुल है सब शेल, तो ये स्टेबल है। उसके बाद हमारे पास बोरोन बी हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p1। इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पहले शेल के अंदर, 3 दूसरे शेल के अंदर। यहाँ पे देखिए s तो इसका फुल है, लेकिन साथ में p भी तो मौजूद है जो कि ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, पार्शली फील्ड p सब शेल है इसका, ठीक है, तो इसीलिए ये लेस स्टेबल है। जो बोरोन है उसका p सब शेल पार्शली फील्ड है इसलिए कम स्टेबल है, लेकिन जो बेरिलियम है उसका s सब शेल फुल है इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। एज बेरिलियम
हैज़ स्टेबल फुल एज सब शेल, क्योंकि जो बेरिलियम है उसका स्टेबल फुल एज सब शेल है, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, तो इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है शील्डिंग इफेक्ट। 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन B इज शील्डेड बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शील्ड कर देते हैं बोरॉन के 2p इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, 2p कौन सा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें बोरॉन की यहाँ पे, तो यहाँ पे मौजूद है इसका 2p इलेक्ट्रॉन, इसको शील्ड कर देते हैं ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसीलिए इसको निकालना आसान है। सो इट एक्सपीरियंसेस लेस अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस, तो इसलिए इसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन लगती है वो कम होती है। एंड इट इज़ ईजियर टू रिमूव इट, और इसलिए इसको निकालना जो मुश्किल, उसको निकालना ज़्यादा आसान है। बट 2s इलेक्ट्रॉन्स इन बेरिलियम आर लेस शील्डेड, लेकिन जो 2s इलेक्ट्रॉन्स हैं बेरिलियम के वो कम शील्डेड होते हैं। ठीक है, उनके और न्यूक्लियस के दरमियान जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़े हैं, इसलिए उसको वो शील्ड नहीं करते। एंड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शील्डेड नहीं है, न्यूक्लियस को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। दैट इज़ वाई दे एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस, इसलिए जो बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं या 2s इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको न्यूक्लियस ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए ये जो फैक्टर्स हमने दोनों देखे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के, जो बेरिलियम है इसका 2s फुल सब शेल है, स्टेबल है, बोरॉन का पार्शली फील्ड p सब शेल है, ये अनस्टेबल है, मतलब उससे कम स्टेबल है बेरिलियम से। और उसके बाद हमने देखा शील्डिंग इफेक्ट, जो बोरॉन है इसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान है, लेकिन जो बेरिलियम है इसके अंदर कम शील्डिंग इफेक्ट, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल है। तो इन दोनों फैक्टर्स की बेस के ऊपर, ड्यू टू अबव फैक्टर्स इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बेरिलियम, दैट इज़ वाई इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ हायर देन दैट ऑफ बोरॉन। अब क्योंकि ऊपर वाले फैक्टर्स की वजह से जो बेरिलियम है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल है, इसीलिए बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी की निस्बत जो बेरिलियम है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हायर है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारा क्वेश्चन L है, इसको देखते हैं। व्हाट इज़ कॉमन इन सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम 3+, नियोन 0 एंड फ्लोरीन -1। इन सब के अंदर अब कॉमन क्या चीज़ है हमने अब ये बताना है। अरेंज दैम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइजेस, अब इनको आपने अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइजेस। देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइजेस का मतलब ये है कि जैसे जैसे इनका साइज़ बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से आपने इनको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपने लिखना है छोटे साइज़ वाले को, उसके बाद बड़े साइज़ वाले को, उसके बाद बड़े साइज़ वाले को, और उसके बाद आपने एंड पे लिखना है सबसे बड़े साइज़ वाले को। उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास आंसर इसका, सबसे पहले तो हमने ये लिखना है कि इन सब में कॉमन क्या है। कॉमन फीचर इन सब में, ऑल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स, इन सब के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स है। 10 इलेक्ट्रॉन्स क्यों है, अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लिखें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस है हमारे पास, जो सोडियम है उसकी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6। अब देखें सोडियम के ऊपर है +1 चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम यहाँ पे लूज़ कर चुका है, तो इसके अंदर टोटल आप काउंट करें तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर है 2+ चार्ज, तो मैग्नीशियम जो है इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम वही है जो सोडियम +1 की, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले से लूज़ कर चुका है। उसके बाद जो एल्यूमिनियम 3+ है ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर चुका है, इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले दोनों जैसी है। उसके बाद जो नियोन है ये नोबल गैस है, इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ नहीं किए, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी उन जैसी है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद आपके पास है फ्लोरीन, इसके ऊपर -1 चार्ज, ये एक इलेक्ट्रॉन ले चुका है। जब एक इलेक्ट्रॉन ये ले चुका है तो इसके अंदर हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो इन सब के अंदर आप देख सकते हैं 10-10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद अरेंजमेंट इनकी हमने देखनी है, अरेंजमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज़। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज़ के अंदर अरेंजमेंट देखनी है। अरेंजमेंट का मतलब ये है कि सबसे छोटा साइज़ जिसके वो पहले, उससे बड़ा उसके बाद, उससे बड़ा फिर उसके बाद। देखिए सबसे छोटा साइज़ जो है वो एल्यूमिनियम 3+ का है, उससे बड़ा है मैग्नीशियम 2+, उससे बड़ा है सोडियम प्लस, उसके बाद है नियोन और उसके बाद है फ्लोरीन के ऊपर जो -1 चार्ज है, फ्लोराइड आइन, ये सबसे बड़ा है इसका साइज़। अब देखिए जो हमने ये साइज़ लिखा है उसकी रीज़न्स भी हमने नीचे लिखी हैं। उन्होंने तो हमसे कहा था कि आप ऑर्डर करें इनको साइज़ के अंदर, बढ़ते हुए साइज़ के अंदर, तो हमने नीचे रीज़न भी लिखी थी। रीज़न्स इसकी हमने 3 लिखी हैं। ठीक है, रीज़न्स हमारे पास, पहले रीज़न देखते हैं कि हमने इनको इस तरह से क्यों अरेंज किया है। पहली रीज़न है हमारे पास, मोर पॉजिटिव चार्ज काजेज स्मॉलर साइज़, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी वजह से साइज़ उतना ही कम होगा। ड्यू टू ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन, ज़्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन की वजह से। तो देखें जो पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ता जाएगा इसका मतलब है उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए एटम ने। एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स कम रह जाएंगे, तो उनको ज़्यादा न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा, तो इसीलिए साइज़ कम हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से ज़्यादा जो पॉजिटिव हैं वो हमने पहले लिखे हैं। दूसरी वजह है मोर नेगेटिव चार्ज काजेज लार्जर साइज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। देखें जितना नेगेटिव चार्ज होगा ज़्यादा, अब यहाँ पे देखें जो फ्लोरीन है इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है,
तो जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाएंगे, तो न्यूक्लियस उनको कम अट्रैक्ट कर पाएगा और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन बढ़ जाएगी, इसलिए साइज़ ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए फ्लोरीन का साइज़ इन सबसे ज़्यादा है। उसके बाद तीसरी यहाँ पे जो वजह है वो ये है, दी एटॉमिक या फिर आयोनिक साइज़ डिक्रीजेज एज वी मूव फ्राम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। आप जानते हैं कि पीरियड के अंदर जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो साइज़ है वो कम होता जाता है, क्योंकि शेल्स वही होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी यहाँ पे देखें रिमूव हो रहे हैं साथ साथ, लेकिन जो चार्ज है वो सेम है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो सेम है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है ये बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे देखिए इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए, लेकिन इसके न्यूक्लियस में से प्रोटॉन नहीं निकले, प्रोटॉन वही हैं, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज वही है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं, इसलिए साइज़ कम होता जाएगा अलॉन्ग द पीरियड। और उसके बाद ये हमारे पास, अच्छा देखें जो तीसरी हमने यहाँ पे वजह लिखी है कि अलॉन्ग द पीरियड जो है वो साइज़ कम होता है। पीरियड के अलॉन्ग देखें इसका क्या मतलब, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये जो पहले तीनों हैं एलुमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम, ये तीनों हैं पीरियड 3 के अंदर, ये तीनों ठीक है पीरियड 3 के अंदर है। सबसे पहले आपके पास होता है सोडियम, उसके बाद होता है मैग्नीशियम और उसके बाद आगे कहीं जाके पीरियड 3 में आपके पास आता है एलुमिनियम। तो इसका साइज़ होगा सबसे ज़्यादा, इसका साइज़ होगा इससे कम, इसका साइज़ होगा सबसे कम। तो सबसे कम जिसका साइज़ है उसको हमने पहले लिखा, उससे जो बड़ा साइज़ है वो हमने बाद में लिखा और सबसे बड़ा जो साइज़ है वो हमने उसके बाद लिखा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों हैं दूसरे पीरियड के अंदर, ठीक है। ये दोनों क्योंकि दूसरे पीरियड के अंदर हैं तो दूसरे पीरियड के अंदर जो फ्लोरीन है ये पहले आता है और जो नियॉन है ये बाद में आता है, ठीक है, क्योंकि नियॉन बाद में आता है इसलिए नियॉन छोटा होगा और फ्लोरीन बड़ा होगा, ठीक है। अगर हम ट्रेंड देखें साइज़ का तो फ्लोरीन वैसे भी बड़ा है लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आ गए तो नेगेटिव चार्ज आने की वजह से मज़ीद बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हमने एंड के ऊपर सबसे बड़ा लिख दिया। अब यहाँ पे हमने ये जो सिंबल लिखा है लेस देन वाला, इसको ज़रा आप समझ लें पहले। अब ये जो सिंबल है इसका मतलब ये है कि जो ये साइड है ये छोटी है, ये साइड बड़ी है। इस सिंबल की जो छोटी साइड है ये वाली, इसके ऊपर जो इस साइड के ऊपर जो चीज़ होती है वो छोटी होती है, ठीक है। अगर आप इस सिंबल को गौर से देखें तो इसकी ये वाली साइड छोटी है, तो जो चीज़ इसकी इस तरफ होगी छोटी साइड के ऊपर वो कम होगी और जो इसकी ग्रेटर साइड यानी कि ओपन जो साइड है वो बड़ी है, जो इधर होगी वो चीज़ बड़ी होगी। तो यहाँ पे जो सोडियम है उसका साइज़ जो है वो ज़्यादा है और जो मैग्नीशियम है उसका साइज़ कम है और एलुमिनियम का साइज़ सबसे कम है। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर M है, इसको देखते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन M है, ये हमारा इस शॉर्ट क्वेश्चंस वाले सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देखते हैं। कंसिडर द क्लोराइड ऑफ सोडियम, ठीक है, कंसिडर द क्लोराइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस। इन तीनों के हमने क्लोराइड्स लेने हैं, यहाँ पे उन्होंने हमें बताए हैं। NaCl हमारे पास सोडियम का क्लोराइड है, MgCl2 ये मैग्नीशियम का क्लोराइड है एंड PCl5 ये हमारे पास फास्फोरस का क्लोराइड है। तीनों क्लोराइड्स हमारे पास आ गए। हमने अब इन तीनों क्लोराइड्स के लिए दो काम करने हैं, ठीक है। NaCl के लिए भी हमने 2 काम करने हैं, MgCl2 के लिए भी 2 काम करने हैं, PCl5 के लिए भी 2 काम करने हैं। इन तीनों के लिए हम अलग-अलग ये 2 काम करके दिखाएंगे। क्या करना है यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले नंबर पे तो हमने एक क्लोराइड को लेना है, हमने उसको करना है क्लासीफाई ईच ऑफ दीज क्लोराइड्स एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ठीक है। आपने बताना है कि तीनों आपके पास जो क्लोराइड्स हैं क्या ये एसिडिक हैं, बेसिक हैं या फिर न्यूट्रल हैं। दूसरे नंबर के ऊपर फॉर ईच क्लोराइड, जो क्लोराइड होगा आपके पास जिसकी आप क्लासिफिकेशन करेंगे, ब्रीफली एक्सप्लेन द रीज़न फॉर योर क्लासिफिकेशन। आपकी जो रीज़न है क्लासिफिकेशन की, यानी कि आपने इसको न्यूट्रल, बेसिक या एसिड क्यों कहा है, उसकी वजह आपने बतानी है। रेफरिंग टू देयर बिहेवियर व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब पानी के अंदर आप उनको डिज़ोल्व करते हैं उनके उस बिहेवियर की तरफ इशारा करते हुए। यानी कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, जब हमने क्लोराइड्स के बारे में पढ़ा था कि वो कब एसिडिक होते हैं कब न्यूट्रल होते हैं, हमने पानी के साथ उनका रिएक्शन देखा था। तो यही हमने अब करना है कि जब पानी के अंदर इनको हम डिज़ोल्व करते हैं तो ये किस तरह से बिहेव करते हैं, इस बेसिस के ऊपर हमने अब इनकी क्लासिफिकेशन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। आंसर हमारे पास सबसे पहला हमारे पास क्लोराइड है सोडियम का क्लोराइड, ठीक है। NaCl है हमारे पास, उसके बाद MgCl2 है और PCl5, इन तीनों को हम 1 बाय 1 क्लासीफाई करेंगे। तो पहला देखिए हमारे पास जो क्लोराइड है वो है सोडियम का क्लोराइड, क्लोराइड ऑफ सोडियम, ये है NaCl। क्लासिफिकेशन इसकी हम यहाँ पे कर रहे हैं, इट इज़ ए न्यूट्रल क्लोराइड, ये न्यूट्रल क्लोराइड है। अब क्लासिफिकेशन तो हमने कर दी पहले पार्ट के अंदर, ठीक है। जो पहला पार्ट है उसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन करनी थी, हमने कर दी है। अब हमने करना है इसके लिए दूसरा पार्ट ये है जिसके अंदर हमने रीज़न बतानी है अपनी क्लासिफिकेशन की। इट इज़ न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है बिकॉज व्हेन इट इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, क्योंकि जब ये पानी के अंदर डिज़ोल्व होता है तो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये किताब के अंदर लिखा हुआ है, हमने चैप्टर में पढ़ा था।
लेकिन फिर होता क्या है, बट सोल्यूशन कंटेन्स सोडियम एंड क्लोराइड आइंस, लेकिन जो सोडियम और क्लोराइड आइंस हैं वो सोल्यूशन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। पानी के साथ ये रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ इसके जो आइंस हैं वो अलग हो जाते हैं। एंड वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड देम, और उसके बाद जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ये इन आइंस को सराउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं, मेकिंग देम हाइड्रेटेड। और उसके बाद ये जो आइंस हैं कहा जाता है कि ये हाइड्रेटेड हो गए हैं, ठीक है। इनको फिर हाइड्रेटेड कहते हैं, इनके पानी के मॉलिक्यूल्स इनको घेर लेते हैं। केमिकल इक्वेशन है हमारे पास। अब जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन है NaCl की, सॉलिड फॉर्म में होता है जब आप पानी में डालते हैं, उसके बाद जो सोडियम के आयंस हैं वो अलहदा, क्लोराइड आयंस अलहदा, और दोनों जो है ये एक्वस सोल्यूशन बन जाते हैं, यानी कि पानी में डिजॉल्व होते हैं। और pH जो है सोल्यूशन की वो 7 होती है। अब देखिए यहाँ पे आपको कोई एसिड नज़र नहीं आ रहा कि पानी के साथ जब इन्होंने रिएक्ट किया तो कोई एसिड बनाओ, पानी के साथ इन्होंने बल्कि रिएक्ट किया ही नहीं है, पानी को इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ और सिर्फ इनके अपने आयंस अलहदा हुए हैं जिनको पानी के मॉलिक्यूल्स ने घेरा है। सिर्फ यहाँ पे हाइड्रेशन हुई है, इसी वजह से क्योंकि कोई नया एसिड नहीं बना, बल्कि एसिड पहले भी नहीं था, अब भी एसिड नहीं बना, इसलिए ये न्यूट्रल है, ठीक है। ये आपके पास क्लोराइड न्यूट्रल है। उसके बाद आपने देखना है क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम, इसके लिए भी हमने दोनों वही काम करने हैं। MgCl2 सबसे पहले क्लासिफिकेशन है, इट इज़ अ न्यूट्रल क्लोराइड, ये न्यूट्रल है, उसकी वजह नीचे लिखी हुई है, इट इज़ न्यूट्रल। इसकी भी वही वजह जो NaCl की वजह थी, इट इज़ न्यूट्रल बिकॉज व्हेन इट इज़ डिजॉल्व इन वाटर। ये न्यूट्रल है क्योंकि जब इसको हम पानी में डिजॉल्व करते हैं, इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। बट सोल्यूशन कंटेन्स मैग्नीशियम एंड क्लोराइड आइंस, लेकिन जो आपके पास सोल्यूशन होता है उसके अंदर मैग्नीशियम और क्लोराइड आइंस आ जाते हैं। एंड वाटर मॉलिक्यूल सराउंड देम मेकिंग देम हाइड्रेटेड, वही काम है जो पहले NaCl में हुआ है। तो पानी के मॉलिक्यूल्स इनको घेर लेते हैं और इनको हाइड्रेट कर देते हैं। अब देखें पानी में से ये हाइड्रोजन आइंस को अलहदा नहीं करते, तो इसीलिए कोई एसिड नहीं बनता, यहाँ पे कोई एसिड नहीं बनता, तो इसलिए ये न्यूट्रल है। केमिकल इक्वेशन हम इसकी अब लिख सकते हैं, MgCl2 जब पानी में डिजॉल्व होता है पहले सॉलिड होता है, जब यहाँ पे आता है तो एक्वस सोल्यूशन इनके बन जाते हैं, पानी में इनके हल हो जाते हैं। मैग्नीशियम जो है इसका आपको आयन मिल जाता है, और जो क्लोरीन है इसके आपको 2 आयंस मिलते हैं, क्लोराइड आयंस, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन 2 है, ठीक है। और इस सोल्यूशन की जो pH होती है आपके पास वो 6.5 होती है। pH इसकी स्लाइटली एसिडिक है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे कोई एसिड आपको मिलता नहीं है। जब आप पानी के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं तो कोई एसिड आपको नहीं मिलता, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ पे कोई हमें एसिड मिलना चाहिए था, जैसे कि हमें यहाँ पे नीचे एसिड मिलेगा, यहाँ पे हमें कोई एसिड नहीं मिलता, क्योंकि हमें कोई एसिड मिलता नहीं है, इसीलिए हमारे पास जो MgCl2 है ये न्यूट्रल है, ये एसिडिक नहीं है, ठीक है। तो हमने 2 देख लिए, सोडियम का जो क्लोराइड NaCl वो न्यूट्रल है, और जो हमारे पास MgCl2 है ये भी न्यूट्रल है, मैग्नीशियम का क्लोराइड। उसके बाद हमारे पास है तीसरा क्लोराइड, फास्फोरस का क्लोराइड, ये एक एसिडिक क्लोराइड होगा क्योंकि ये हमें एसिड्स देगा जब इसको हम पानी में डिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हमारा थर्ड क्लोराइड है, क्लोराइड ऑफ फास्फोरस PCl5। क्लासिफिकेशन है हमारे पास, इट इज़ एन एसिडिक क्लोराइड, ये एसिडिक क्लोराइड है। रीज़न है हमारे पास, व्हेन इट इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब इसको पानी में डिजॉल्व करते हैं, इट काजेज हाइड्रोलाइसिस, तो इसकी वजह से हाइड्रोलाइसिस होती है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये कि ये जब पानी में डिजॉल्व होता है तो पानी में से ये हाइड्रोजन के जो आइंस हैं यानी कि H+ आइंस, उनको ये अलहदा कर देते हैं। उनको जब अलहदा करता है तो फिर एसिड्स बनते हैं, एंड मेक्स दी एसिडिक सोल्यूशन, और उसके बाद ये एसिडिक सोल्यूशन बना देता है। देखें जब आप डिज़ोल्व करते हैं PCl5 को पानी में तो इसकी वजह से हाइड्रोलाइसिस होती है, यानी कि हाइड्रोजन आयंस अलग होते हैं, और उसके बाद मेक्स द एसिडिक सोल्यूशन, और ये सोल्यूशन को एसिडिक बनाता है क्योंकि यहाँ पे एसिड्स बनते हैं बाय प्रोड्यूसिंग फास्फोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे फास्फोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास PCl5 है, सॉलिड फॉर्म में है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा। तो उसके बाद देखें एक आपके पास बनेगा फास्फोरिक एसिड और एक आपके पास बनेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बैलेंस इक्वेशन है, यानी इसको हम चेक कर लेते हैं। फास्फोरस यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, और यहाँ पे क्लोरीन 5 है, यहाँ भी क्लोरीन हमारे पास 5 है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास 8 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे, 8 हाइड्रोजन है, बराबर है। उसके बाद जो ऑक्सीजन है हमारे पास वो 4 है, और यहाँ पे भी हमारे पास ऑक्सीजन 4 है। तो इक्वेशन हमारी बैलेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पहले दोनों क्लोराइड थे NaCl और MgCl2, NaCl देखें इसको जब हमने पानी में हल किया तो पानी के साथ इसने रिएक्ट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इसने अपने आयंस को अलहदा किया। यही काम किया था MgCl2 ने, इसने भी अपने सिर्फ आयंस ही अलहदा किए, इसने पानी के साथ रिएक्ट नहीं किया। लेकिन जब हमने डिज़ोल्व किया PCl5 को पानी में तो देखें इसने पानी के साथ रिएक्ट किया, और इसने एक एसिड बना दिया फास्फोरिक एसिड, एक इसने एसिड बना दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2 इसने एसिड्स बना दिए, सोल्यूशन को एसिडिक कर दिया। इसीलिए हमारे पास जो क्लोराइड है फास्फोरस का यानी कि PCl5, इसको हमने इसीलिए कह दिया कि ये एक एसिडिक क्लोराइड है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इन तीनों की जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गई है। हमने कह दिया कि हमारे पास पहले जो दोनों क्लोराइड्स हैं NaCl और MgCl2, ये दोनों न्यूट्रल हैं, और उसके बाद जो हमारे पास PCl5 है ये एसिडिक है।
तो यहाँ पे हमारे पास हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि सिर्फ वो चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँ जो हमारी किताब के अंदर चैप्टर के अंदर मौजूद है, जो हमने पहले अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस की हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास केमिकल इक्वेशंस है, मैंने ज़्यादातर यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस वो शामिल किए हैं जो कि हमारे चैप्टर के अंदर हमने पहले से पढ़ ली हैं। सिर्फ एक एंड के ऊपर ये केमिकल इक्वेशन ये वाली है जो कि हमारी किताब के अंदर मौजूद नहीं थी, तो ये मैंने बाहर से लिखी है। बाकी तकरीबन सारी चीज़ें, सारी इक्वेशंस, सारे कंसेप्ट, सब कुछ और वर्डिंग भी तकरीबन कोशिश की है कि जो चैप्टर के अंदर हमने पढ़ी है वो यहाँ पे लिखी जाए, ताकि आपको यहाँ पे कोई भी नई चीज़ ना लगे। तो काफ़ी आसान वर्डिंग लिखी है, वर्ड्स भी कोशिश किया है कि यहाँ पे मैं आसान इस्तेमाल करूँ आंसर्स के अंदर, ताकि अगर कुछ नॉर्मल बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है तो वो भी इन क्वेश्चंस को बड़ा अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है, शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे।